आज हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोजन बम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको संलयन बम भी कह सकते हैं। तो संलयन बम यानी हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की घटना पर आधारित एक विस्फोटक यंत्र है, कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए अति उच्च ताप 2 × 10⁷ केल्विन कोटि का होना चाहिए और अति उच्च दाब भी होना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। अतः हाइड्रोजन बम बनाने के लिए पहले परमाणु बम यानी विखंडन बम बनाया जाता है और नाभिकीय संलयन के लिए उपयुक्त वातावरण अर्थात उच्च ताप और उच्च दाब उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो उसके चारों ओर, उसके समीप उच्च ताप एवं उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है, जो नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त होता है। तो नाभिकीय संलयन के लिए जो परमाणु बम बनाया जाता है, संलयन बम बनाया जाता है, उसके लिए पहले हम लोग एक परमाणु बम बनाते हैं। तो परमाणु बम बनाने के लिए विखंडनीय पदार्थ के 2 टुकड़ों को, जिनका आकार क्रांति का आकार से छोटा होता है, उनको एक स्प्रिंग के माध्यम से इस तरह से स्प्रिंग लगा लिया जाता है और स्प्रिंग के माध्यम से एक पिन लगा दी जाती है यहाँ पर, और 2 विखंडनीय पदार्थ के टुकड़ों को, जिनका आकार उनके क्रांति का आकार से छोटा होता है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है इस तरह से। जब ये संयुक्त होते हैं दोनों खंड, तो आकार क्रांति का आकार से बड़ा हो जाता है और अंतरिक्ष से आने वाली जो कॉस्मिक किरणें होती हैं या जो विकिरण होते हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रॉन उपलब्ध होते हैं, जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। और इस परमाणु बम को चारों ओर से इस तरह से हाइड्रोजन के यौगिक लिथियम हाइड्राइड के आवरण से ढक दिया जाता है। और इस आवरण को हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, जितने हमें अधिक विस्फोट का बम बनाना होता है, उतने यौगिक को लेकर इसके चारों ओर ढक देते हैं और इसके बाद पुनः एक विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम U-235 या प्लूटोनियम 239 का एक आवरण ऊपर से और लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये तैयार हो जाता है हाइड्रोजन बम। जब हमें हाइड्रोजन बम का विस्फोट कराना होता है तो पहले हम लोग कील को हटाकर और परमाणु बम का विस्फोट करा देते हैं। परमाणु बम का विस्फोट होते ही इसके अंदर, आवरण के अंदर अति उच्च ताप और अति उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है, जो नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार लिथियम हाइड्राइड के जो हल्के नाभिक हैं वह परमाणु अवस्था में आ जाते हैं और अति उच्च ताप के कारण उन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और इस प्रकार उच्च ताप पर एक नाभिक और इलेक्ट्रॉनों का एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो इस प्रकार परमाणु बम के विस्फोट होते ही प्लाज्मा प्राप्त हो जाता है और इस प्लाज्मा में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और पल भर में इतनी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वह विस्फोट का रूप ले लेती है। तो ये है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या संलयन बम। तो संलयन बम बनाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो हाइड्रोजन बम की जो क्रोड होती है वह परमाणु बम के रूप में होती है। तो ये है हाइड्रोजन बम। अब हम लोग नियंत्रित नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर कह सकते हैं, संलयन रिएक्टर
संलयन रिएक्टर की रचना या संलयन रिएक्टर की संभावना कह सकते हैं और उसके लाभ, संलयन रिएक्टर के लाभ भी इसी में समझेंगे। तो इसको बहुत सिंपल से समझ लेते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया द्वारा नियंत्रित कर लेते हैं और उससे उत्पन्न ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन और तमाम तरह के रिएक्टर होते हैं, उनको चलाने के लिए ब्रीडर रिएक्टर हो गए, शक्ति रिएक्टर हो गए, शोध रिएक्टर हो गए, इनको चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब संलयन रिएक्टर की अभी केवल कल्पना की जा रही है, अभी केवल बनाने की कोशिश। तो विभिन्न देशों के वैज्ञानिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए जो प्लाज्मा होता है उसका ताप बहुत अधिक होता है, अतः हम इसे किसी बर्तन में नहीं रख सकते क्योंकि बर्तन पिघल जाएगा। तो जो विभिन्न देशों के वैज्ञानिक हैं वह कोशिश में लगे हुए हैं कि एक ऐसा विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए जिसमें प्लाज्मा को कन्फाइंड कर लिया जाए, यानी प्लाज्मा को घेरे रखा जाए। क्योंकि किसी बर्तन में प्लाज्मा को रख नहीं सकते तो उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कन्फाइंड कर लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उस नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए। तो परंतु इसमें कई दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए अभी जो संलयन रिएक्टर है वह बन पाना संभव नहीं है। यदि संभव हो गया तो हम उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं जिसका उपयोग पूरे विश्व के लिए लाभकारी होगा। तो इससे लाभ ये होंगे कि संलयन जो रिएक्टर होगा उसमें हल्के नाभिकों का संलयन होता है और संलयन के दौरान हल्के लगभग थोड़ा सा भारी नाभिक उत्पन्न होते हैं और किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का उत्पादन नहीं होता। अर्थात रेडियोएक्टिव पदार्थ को जो डिस्ट्रॉय करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी नाभिकीय विखंडन की घटना में जो नाभिकीय रिएक्टर से जो पदार्थों का, रेडियोएक्टिव पदार्थों का उत्पादन होता है उनको स्टील के बड़े बड़े कैनों में भरकर समुद्र के नीचे दफनाना पड़ता है या फिर रेगिस्तान में दफनाना पड़ता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी ये है कि नाभिकीय विखंडन की घटना में विभिन्न हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं जिससे कि उसके पास कार्य करने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको बहुत ही हानियाँ होती हैं। तो उससे बचा जा सकेगा क्योंकि संलयन रिएक्टर में इस प्रकार की कोई विकिरण उत्पन्न नहीं होंगे। और संलयन रिएक्टर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करेंगे और इस संलयन रिएक्टर में हल्के नाभिकों का संलयन होता है जिसे हम लोग समुद्र के जल से जो भारी जल है उसके द्वारा हम पर्याप्त मात्रा में हल्के नाभिक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो संलयन के लिए आवश्यक पदार्थ है यानी जो रासायनिक पदार्थ है उसकी उपलब्धता पर्याप्त होगी, जबकि नाभिकीय विखंडन की घटना में जो उपयुक्त पदार्थ हैं उनका भंडारण बहुत कम है पृथ्वी पर, तो इससे बचा जा सकेगा। तो इस प्रकार कुछ संलयन रिएक्टर के लाभ हैं इस तरह से, तो इनको समझ लीजिए। इस प्रकार इस नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में सारी जानकारियाँ हो गई।